गर्मी से परेशान बहू ने बनाया मिट्टी की कॉलोनी। इमली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लगा नहीं था कि इतनी तपती कड़क धूप में हमें गर्मी से राहत मिलेगी। देखिए ना, बिना किसी परेशानी के सब कैसे गर्मी में भी सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्या हुआ था जो कॉलोनी की बहुएं इमली का धन्यवाद कर रही थी और सबसे वाहवाही बटोर रही हैं? हम कहानी के पिछले भाग से देखते हैं। सास गर्मी से परेशान पसीने से तरबतर होकर कहती हैं, इमली बहू, पंखा चला दे, बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी में और रहा नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, पंखा नहीं चलाना, वरना प्यास का झाग पूरे घर में फैल जाएगा। अरे भाग्यवान, पंखा चलाने के लिए बिजली कहाँ है? अभी तो जरूरी है। सुबह 7 बजे से ही बिजली गई हुई है, अभी तक नहीं आई। सास गर्मी से तिल मिलाकर कहती हैं, नास पीटे, कल मुहे बिजली विभाग वाले को टाइम से बिजली बिल भरवाना तो नहीं भूलते और पूरे सप्ताह ये भी नहीं देखते कि बिजली घरों में आ भी रही है या नहीं। अगर ऐसी ही गर्मी चलती रही तो मैं बहुत ही जल्दी भगवान को ही प्यारी हो जाऊंगी। सुबह से 3 साड़ियाँ बदल चुकी हूँ, पसीने से इतनी भीग गई थी। अब ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। तभी महेश तपती धूप से पसीने में भरकर घर के अंदर आता है और प्यास से कहता है, इमली, प्यास से गला सूखा जा रहा है, 1 गिलास पानी दो। भैया, पानी खत्म हो गया है, घर में एक बूंद पानी का नहीं है। क्यों? हम तीनों मिलकर तालाब के किनारे पानी लेने चलते हैं। इसी बहाने नहा भी लेंगे और घर के कुछ गंदे कपड़े और बर्तन हैं, उसे भी धो लेंगे। गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी नंद के साथ मटका लेकर तालाब में पानी भरने जाती हैं और वहीं पर बर्तन धोकर तीनों नहाने लगती हैं। आह, कितना ठंडा पानी है। अब जाकर जान में जान आई। मन कर रहा है यही रह जाऊं। हाँ देवरानी जी, ऐसा लग रहा है कि आग की भट्टी से निकालकर शीतल जल में आ गए हों। गर्मी उतरी है अब जाकर ठंडे पानी से। भाभी, मेरा तो मन ही नहीं यहाँ से जाने का। दोनों बहुएं और नंद नहाते हुए बहुत खुश थीं। अरे छोटी भाभी, आपके चेहरे पर हिटलर जैसी मूछें बन गई हैं, बड़ी बड़ी। नंद जी, ज्यादा खुश मत होइए। ये मिट्टी तो आपके पूरे चेहरे पर लगी हुई है। देवरानी जी, इस तालाब में इतनी सारी मिट्टी आई कहाँ से? वो तीनों जितना मिट्टी हटाती उतना ही मिट्टी उनके शरीर से आकर चिपक जाती। फिर तीनों थक हार के बाहर आती हैं। मिलकर बाहर रखी छानी हुई मटकी के पानी से अपने ऊपर लगी मिट्टी को छुड़ाती हैं और नंद कपड़े धोने बैठती है। अरे नंद जी, कपड़े मत धोइए, जितना धुलेंगे उतना ही गंदा होगा। और तो हम इस तालाब का पानी भी नहीं पी सकते बिना छाने। क्या हुआ बड़ी भाभी? तुमने देखा नहीं, तालाब में अचानक बहुत सारी मिट्टी आ गई है। नहाओ, लेकिन कपड़े धोगी तो उसमें की मिट्टी नहीं छूटेगी। हाँ भाभी, देखो ना, मिट्टी तो चिपक गई और अब छूटने का ही नाम नहीं ले रही। अब क्या करें? फिर जैसे तैसे दोनों बहुएं और नंद कपड़े धोकर और पानी छानकर पानी भरकर घर वापस आती हैं। घर आते ही गर्मी के कारण पसीने से दोबारा भीग जाती हैं। हे भगवान, हमारे घर और बाहर की धूप में तो कोई अंतर ही नहीं। घर में तो और सुकून नहीं मिल रहा। फिर सभी सदस्य मटके का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वैसे कहना पड़ेगा, इस उबलती गर्मी में मिट्टी के घड़े में पानी कितना ठंडा है। काश कि हम ऐसे ही मिट्टी से बने घर में रहते तो हमें गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। धूप से तपने की वजह से घर की जमीन पर चलना भी दूभर हो गया है। और जरा इस मटके को तो देखो, सुकून मिल रहा है इसे छूने पे। दोनों बहुएं और नंद पानी से भरे मटके को छूकर खड़ी हो गईं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इस मटके को छूना। काश ऐसी ठंडक हमारे घर में भी होती। दोनों बहुएं और नंद मटके को छूकर खड़ी थीं कि तभी सास वहां आ धमकती हैं। बहू, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम दोनों? तुम्हें चूल्हे चौके का कोई होश नहीं। एक तो बाहर से इतनी देर से पानी भरकर लाई हो और अब यहाँ खड़ी होकर समय बर्बाद कर रही हो। नहीं माँ जी, आप जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। धूप की वजह से दीवारें भी तप तप कर मानो जैसे आग की लपटें फेंक रही हो। हम तो बस पानी से भरे मटके से ठंडक का एहसास ले रहे थे। तुम आजकल की लड़कियों में बिल्कुल भी जान नहीं। जरा सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सुबह तो गर्मी की वजह से खुद की जान जा रही थी और अभी देखो,
कैसे हम बहुओं को डांट रही हैं। अरे मनीषा बहू, कौन सी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई। जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, मेरे दोनों बेटे आते होंगे। फिर बहुएं खाना बनाने में जुट जाती हैं और थोड़ी ही देर में खाना बनके तैयार हो जाता है, जिसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। गर्मी के कारण किसी को नींद ही नहीं आती है। सभी छत पर जाते हैं, लेकिन रात में भी छत आग उगल रही थी और थक हार कर पूरे परिवार को बाहर खाट लगाकर मच्छरों के बीच ही सोना पड़ता है। क्या बात है मोहन भैया, आज तुम भी बाहर ही सो रहे हो? क्या नींद नहीं आ रही है क्या आपको? अरे, रात को भी ऐसा लग रहा है कि धरती और ये हमारे घर आग की भट्टी की तरह तप रही हो। मैं तो आधी रात को भी पसीने से भर गया, इसलिए बाहर खटिया लगा ली। ऐसे ही कॉलोनी के सभी लोग गर्मी से परेशान रात को घर के बाहर और छत पर खटिया लगाकर सो रहे हैं। दिन में बिना मुंह बांधे घर से निकलना मुश्किल था। गर्मी से बेहाल बहुएं करे भी तो करे क्या, इसलिए ना चाहते हुए भी गर्मी में एक घर के अंदर रहना पड़ रहा था। ऐसे ही फिर एक रोज बहुएं पानी भर रही होती है। दीदी, अब तो इस मिट्टी ने हद ही मचा दी। देखो ना, मैं जितना मिट्टी को छान रही हूँ, ये है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही, और तो मिट्टी और ज्यादा आ रही है। क्या करूं, मैं हर जगह से परेशान हूँ। घर में पानी नहीं है, मिट्टी ज्यादा, घर ज्वालामुखी की तरह तप रहा है। गर्मी तो जैसे खाई जा रही है, क्या क्या झेलूं। जहाँ बहुएं एक तरफ चिंता में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ गौरी और ढोलू उसी मिट्टी से घर बना रहे थे। देखो गोलू भैया, मेरा मिट्टी का घर आपसे ज्यादा अच्छा बनेगा। नहीं गोरी, तू देखियो, तेरे से ज्यादा अच्छा मेरा मिट्टी का घर लगेगा। दोनों बच्चों को लड़ता देख बहुएं मुस्कुरा के कहती हैं, ये दोनों बच्चे भी ना कुछ भी बोलते हैं। भला कोई मिट्टी का भी घर होता है? मनीषा की बात सुन तालाब के पास में बैठी बूढ़ी अम्मा हंस पड़ती हैं। अरे अम्मा, आप हमारा मजाक बना रही हैं। अरे नहीं बिटिया, भला मुझे क्या मिलेगा तुम लोगों का मजाक बनाकर। मैं तो ये देख रही हूँ कि आजकल के लोगों को मकानों में रहने का कितना शौक है। वो अपने शौक से खुद परेशान है। जिस मिट्टी से तुम सभी परेशान हो, एक समय था कि इसी मिट्टी का हमारा घर था, और तो गोबर से लीप कर रखते थे। एकदम हमारा घर ठंडा रहता था और तालाब भी एकदम साफ रहता था। अब तालाब की मिट्टी का कोई इस्तेमाल तो रहा नहीं है, इसलिए तालाब में मिट्टी बढ़ती ही जा रही है। तो क्या मिट्टी से बने घरों में गर्मी नहीं होती? नहीं बेटी, बिल्कुल भी नहीं। गर्मी में मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म, जिससे सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अम्मा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया है आपने। क्यों ना हम सभी मिलकर अपना मिट्टी का घर बनाएं? इसमें कोई लागत भी नहीं और गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये ठीक रहेगा मनीषा। इसके बाद दोनों बहुएं मिलकर ये बातें अपने घर में सभी को बताती हैं और उन्हें भी ये सुझाव पसंद आता है। फिर दोनों बहू के पति और ससुर तालाब से मिट्टी निकाल कर लाकर देते हैं और दोनों बहुएं साथ ही सास और नंद मिलकर घर बनाने में जुट जाती हैं। अरे सुनती हो, यहाँ मैंने मिट्टी रख दी है। मैं और छोटे जंगल से लकड़ी और पेड़ का प्रबंध करने जा रहे हैं। पेड़ लगाएंगे तो उसकी ठंडी ठंडी हवा हमारे घर के अंदर आएगी और हमें बिजली से भी छुटकारा मिल जाएगा। और मैं खपरेल लेकर आता हूँ जो घर को सुंदर, मजबूत और टिकाऊ बनाता है। ऐसे ही पूरा परिवार मिट्टी का घर बनाने में जुटा हुआ था। अब बहू के घर में सिर्फ मिट्टी का चूल्हा नहीं था, मिट्टी का बेड, अलमारी और खाना रखने के लिए एक छोटा सा फ्रिज, कूलर था जो कि बिना बिजली के भी घर को ठंडा रखता था। और सारे घरों में एक रोशनदान भी होता है जो गर्म लू को भी ठंडी हवा में बदल देता था। वाकई हम सबकी मेहनत रंग लाई। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा घर इतना ठंडा है। कल को हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था गर्मी के कारण। मुझे तो विश्वास नहीं था कि बहू का ये जुगाड़ काम आएगा। कैसे नहीं होता माँ जी। हम सभी ने मिलकर इतनी मेहनत जो की है। अब बहुएं अपने घर में खुशी से रहती थीं। उनको ना अब गर्मी का सामना करना पड़ता और ना ही पसीना आता। क्या बात है, शांति काकी के घर से तो कोई बाहर ही नहीं दिखता। गर्मी से परेशान होगी बेचारी हमारी ही तरह। अरे नहीं नहीं बहनों, मैं कुछ दिनों से इन्हें देख रही हूँ। अपने घर में मिट्टी से अपने घर को लीपा पोती कर रहे थे।
पता नहीं ऐसी भी क्या बात है। लगता है शांति देवी ने अपने घर में कहीं अशांति फैलाकर टैना बोल गई हो। सारी पड़ोसनें उनसे मिलने उनके घर जाती हैं। जैसे ही उनके घर के अंदर आती हैं तो उन्हें ठंडा महसूस होता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है यहाँ गर्मी है ही नहीं। मन कर रहा है यहीं बस जाऊं। कोई बात नहीं, कहीं थोड़ी देर आराम कर लो। सारी पड़ोसनें शांति के घर में ही आराम करती हैं। बहुओं का घर इतना ठंडा होता कि पड़ोस के कुछ बच्चे भी उनके घर खेलने आते हैं। फिर पड़ोस ने अपने घर जाकर, अजी, पड़ोसन का घर देखा है, कितना ठंडा है। हमें भी वैसा ही घर बना लेना चाहिए। अरे पैसे कहाँ से आएंगे, अभी तो इस घर को बनाया है। अजी, तालाब की मिट्टी से ही मिट्टी का घर बनाया है। बहुत ठंडक है उनके घर में और हमें पैसे थोड़ी ही लगाना है, मिट्टी का ही घर तैयार करना है। तुम मिट्टी का घर बनाओगे या नहीं? अभी तो इस घर की मरम्मत करवाई है मैंने। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे रसोई में गर्मी लगती है, मुझे मिट्टी का घर चाहिए। ऐसे ही कॉलोनी की सारी औरतें अपने पतियों को मिट्टी के घर बनाने के लिए मना लेती हैं और कुछ ही दिनों में सभी के मिट्टी के घर बनके तैयार हो जाते हैं। किसी ने 2 मंजिला का घर बनाया तो किसी ने 3 मंजिला का घर बना लिया, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरे कॉलोनी में हर घर मिट्टी की कॉलोनी बन गया था, जिससे अब सभी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अरे सुनो सुनो, जंगल के निवासियों, इस जंगल को छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बना लो। हम इस जंगल और पेड़ पौधे को काट रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग और कारखाने बनाना है। भला हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और हम इस जंगल को काटने भी नहीं देंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिरजू का जंगल के प्रति ऐसा प्यार देख चेतन भी कहता है, देखिए साहब, बिरजू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जंगल से ऑक्सीजन, खाने की वस्तुएं, अन्य नए पदार्थ, जब हम इसे अपने ही कार्यों के लिए काट देंगे तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अकाल, सूखा, बाढ़, अन्य विपत्तियां आ पड़ती हैं। हम सभी यहाँ सुकून से रहते हैं। मुझे आप सभी के मन में यूं जंगल के प्रति प्रेम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें सरकार के तरफ से यहाँ ऑर्डर मिला है, जंगल को काटना है, तो हम इसमें आप सभी की कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए। आखिर क्यों जंगल के निवासी अपने गांव को छोड़ जंगल में ही बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस जंगल की कहानी को पिछले भाग से देखना होगा, जहां हरिहर अपनी पत्नी गंगा के साथ आंगन में बैठ बात कर रहा होता है। ओहो भगवान, आज तो गर्मी ने भूचाल मचा कर ही रख दिया है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, ये पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा है। अजी, लोग भी तो पेड़ पौधों को इतना ज्यादा काट रहे हैं और यूं ही अंधाधुंध कटाई करेंगे तो कहां से शुद्ध हवा आएगी। ऊपर से तो हमारे गांव में बिजली की भी उपलब्धता नहीं है ताकि हम पंखा लगवा सकें। अपने यूं दादा दादी की बात करता देख 6 साल का गोलू भी बोल पड़ता है। काश दादी आज हम भी गांव में न रहकर शहर में रहते, तो आज हम भी कूलर के पंखे का हवा खाते और मजे से सोते। सरिता के सास ससुर बड़े ही दुखी मन से अपने हाथों में तार के बने पंखे को डुलाते हैं। वहीं सरिता का पति, जो जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां काटकर बेचता था, अपने घर का जैसे तैसे गुजारा करता, लेकिन उस दिन वो बहुत निराश व बहुत दुखी मन से आता है। जंगल के पूरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और पूरी की पूरी जमीन बंजर भूमि बन जाती है, जिससे गांव के लोग गांव को छोड़कर जा रहे होते हैं। रीमा, सारा सामान बांध लिया ना? जल्दी कर, आज के आज हम ये गांव छोड़ देंगे, बस। जी, कुछ कपड़े लत्ते ले लिए हैं, अगर रास्ते में हमारी बच्चियों को भूख लगेगी तो दे दूंगी। कहते कहते रीमा फूट फूट कर रोने लगी।
उसकी बच्चियां भी अपनी माँ को देखकर वो भी रोने लगी, जिसे देख रीमा कहती है, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, हम अपने गांव दोबारा लौटकर बहुत जल्द आएंगे, देखना तुम। रीमा चल, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस गांव से जाना पड़ेगा। सुरेश सर पर गठरी उठाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के संग अपने टूटे फूटे गरीब से घर को छोड़ देखते ही निकल जाता है। और उनके संग गांव के और लोग भी गांव छोड़कर जा रहे थे। वहीं एक टूटी झोपड़ी के बाहर बैठे हरिहर और गंगा सबको यूं जाते देख कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? अरे अरे मत जाओ हमें छोड़कर। नहीं काका, अब इस गांव में कुछ भी नहीं रह गया है। परिवार के परिवार मरने की कगार पर आ गए। भूखमरी में तो इससे बढ़िया प्रदेश में कमा कर खा लेंगे। भला ये विपदा जो आ पड़ी है तो हम अपने गांव और अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। तनिक भी नहीं सोचा कि कहाँ जाओगे तुम, कैसे रहोगे? काकी, यहाँ आप कुछ नहीं रहा पहले जैसा। और हाँ, मेरा एक शहर में दोस्त है, हम कुछ दिनों वहीं रहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं। इसी तरह पूरा गांव खाली हो जाता है। गांव में बसा इकलौता परिवार हरिहर का ही था। तभी सरिता अपने मन में सोचती है, सभी गांव वालों के रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, उन्हें रख रहे हैं। हमारे पास भला कौन से रिश्तेदार हैं? हम किसके घर जाए? भला हमें कौन सा रिश्तेदार 2 वक्त का खाना खिलाएगा? अरे बहू, तू किस सोच में पड़ी हुई है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। ऐसे ही पूरा परिवार इस गांव में भयंकर गर्मी के साथ 1-2 दिन काटता है, जिसमें घमौरी सभी परिवार को हो जाती है। भीषण गर्मी के कारण उनका घर ज्वाला जैसा जलता है। गांव में नदी, कुआं, तालाब सूख जाता है। मुझे प्यास लगी है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो माँ। कहाँ से पानी दूं बताओ? घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। पूरा परिवार यूं ही नाजुक दौड़ से गुजर रहा था। तभी ससुर बाहर से आकर कहता है, हाय, इतनी धूप है, तन बदन झुलस गया। हाय दैया, घर को छोड़ वन में ही सही है। बस बहुत हुआ, ना जाने हम कब इस गांव से जाएंगे। हम भी इस गांव को छोड़कर कहीं और रहें, यही हमारे लिए अच्छा है, इसी में हमारी भलाई है। बहू, हम अपना घर बार छोड़कर कहाँ जाएंगे, तू ही बता। माँ जी, आप देख नहीं रही कि इस भीषण गर्मी ने सबका कैसे जीना दुर्भर कर रखा है? यहाँ रहना कितना कठिन है, बेचैनी से नींद भी नहीं आती है। माँ, सरिता बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपनी दशा खुद ही बदलनी पड़ेगी। कोई दूसरा आकर हमारी मदद नहीं करेगा। हे भगवान, तेरा धन्यवाद, किसी ने सच ही कहा है। ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। लखन को इतना खुश देखकर गंगा कहती है, अरे क्या हुआ? तुझे क्या सोना चांदी मिल गया है जो तू इतना खुश हो रहा है? अरे नहीं माँ, मुझे रहने का जुगाड़ मिल गया है। कई दिन की भूख और प्यास से पूरा परिवार जंगल की बंजर भूमि में गड्ढा करके रहने लगता है। उन्हें जब भूख लगती है तो वो पास के जंगल में फल खाकर अपना गुजारा करते हैं। अगले दिन बाप और बेटी दोनों ही जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि बरगद के पेड़ पर बहुत सी मधुमक्खी भिन भिना रही होती है। ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? तुझे नहीं पता क्या बेटा? ये मधुमक्खियाँ ऊंचाई वाले पेड़ों पर ही अपना छत्ता लगाती हैं। देखो इनका छत्ता, हम ये शहद बेच भी सकते हैं। ऐसे ही पूरा परिवार कभी बांस के पंखे बनाकर तो कभी लकड़ियों से बनी सुंदर आकृतियों की चीजें बनाकर पड़ोस के गांव में बेचकर अपना गुजर बसर करते। गांव का एक व्यक्ति आता है। अरे काका, आप यहाँ कैसे रहते हैं? हम यहाँ बड़ी सुकून भरी चैन की नींद लेते हैं बेटवा। क्या मतलब है काका? हरिहर अपने साथ बिरजू को जमीन के नीचे लेकर जाता है, जिसे देख बिरजू कहता है, अरे काका, आप मुझे ये कहाँ ले आए?
कितनी ठंडक भरी है इस जगह में। मन करता है मैं यहीं रह जाऊं। ये भूमि का निचला भाग है। और बताओ, गांव के सभी लोग कुशल मंगल तो है ना? बड़े दिन हो गए हैं उन्हें देखे। काका, गांव के सभी लोग बहुत ही तकलीफों भरी जिंदगी जी रहे हैं। शहर में खाने के लिए मोहताज हैं। पूरे दिन काम करना और सेठ उनका खून चूस रहे हैं। उनकी पूरी पगार भी नहीं देते। बिरजू की बातें सुन पूरा परिवार बहुत उदास होता है। तभी सरिता बोलती है, क्यों नहीं माँ जी, हम सभी पूरे गांव वालों को यहीं बुला लें। अरे जैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं वो भी करेंगे। उन्हें दूसरे के सामने अपने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना। बिरजू बेटा, बहू सही बोल रही है। जाकर गांव वालों को बुला ला। हाँ काकी, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर बिरजू शहर चला जाता है। सभी गांव वालों को हरिहर के जुगाड़ू तरीके बताता है, जिससे सभी गांव वाले गांव में रहने आते हैं और सभी जमीन के अंदर अपना अपना घर बनाते और अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज उस जंगल में कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। अब आगे क्या ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां हम सभी अपनी सुकून भरी चैन की नींद ले सकें? देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सभी को अपना घर मिले, जिससे कि आप सभी को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। जब तक आप सबको अपना घर नहीं मिल जाता, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। सरकारी कर्मचारी ने जो सरकार से निवेदन किया था उसकी मंजूरी मिल जाती है। पक्की ईंट से बना खुद का घर मिलता है, जिससे सभी खुश होकर धन्यवाद कहते हैं उस कर्मचारी को और खुशी खुशी रहने लगते हैं।